5 साल गुज़र गए थे। 5 साल बाद वो पाकिस्तान की सरज़मीन पर कदम रख रहा था। 5 साल को कम अरसा नहीं होता। पाकिस्तान पहुँचते ही उसके ज़हन में 5 साल से गुज़रे लम्हात किसी फ़िल्म की तरह दिमाग में चलने लगे थे। यहाँ से सीधा उसे मीर हाउस जाना था, जहाँ उसकी माँ और दादा उसका इंतज़ार कर रहे थे। सालों पहले वो उन्हें ऐसे ही छोड़ गया था। अब सालों बाद जब लौटा तो उसे यकीन था कि उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। इसलिए वो सीधा मीर हाउस पहुँचा था। "आओ बेटा आओ, माशाल्लाह कितने खूबरू हो गए हो।" सिमी बेगम ने उसकी नजर उतारते हुए उसे सीने से लगाया। वो बैग उठाता दादा के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो दादा कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उसे देखते ही अखबार एक साइड पर रख दिया और बरखुरदार, आखिर तुम्हें अपने दादा की याद आ ही गई। वो दादा के गले मिलकर सामने सोफे पर बैठा। हाँ बस ये अपने पास वाला जो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी तो मुझे आना ही पड़ा। उसने अपने आने की वजह बयान की। थोड़ी देर और बातें चलती रही, फिर उठकर वो अपने कमरे की तरफ आ गया। कमरे में आते ही एकदम उसे कुछ याद आया, पर वो सोचों को झटक कर फ्रेश होने चल दिया। देखा बेटा, तुमने इतने अरसे बाद तुम वापस लौटे हो। लेकिन उसने एक बार फिर अपनी बीवी के बारे में नहीं पूछा। ना उसने 5 साल पहले, ना 5 साल में कभी अपनी बीवी के बारे में पूछा था, ना इसने आज पूछा है। मुझे लगता है कि मैंने गलत फैसला किया था इन दोनों को एक करके। दादा को अफसोस हुआ था। अब्बा जान, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सिमी बेगम ने उन्हें दिलासा दिया। पहाड़ों के बीचों बीच वो दिलकश वादी फैली हुई थी। ऊंचे ऊंचे सरसब्ज दरख्त और बहती आबशार की आवाज और ठंडी हवा का लम्स पूरे माहौल को जन्नत नजीर बना रहा था। इस खूबसूरत इलाके के बीच एक बड़ा और जदीद हस्पताल खड़ा था। हस्पताल के अंदर वार्ड में एक नाजुक से दुपट्टे में लिपटी लड़की सफेद कोट पहने मरीजों को देख रही थी। वो नो उम्र मगर नहायत ज़हीन और मुफ्ती जूनियर डॉक्टर थी। उसके चेहरे पर संजीदगी और नरम लहजे में सुकून था। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर डॉक्टर फुरकान दाखिल हुए। वो इलाके के जिम्मेदार और सीनियर डॉक्टर थे। उनके हाथ में कुछ फाइल थी। डॉक्टर सजल, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक दरख्वास्त आगे भेजी थी ना सीनियर डॉक्टर के लिए, तो बस खुशखबरी ये है कि कल वो आ रहे हैं। डॉक्टर सजल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वाकई, कौन है वो? उसने कदरे तजस्सुस से पूछा। डॉक्टर फुरकान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, एक काबिल और नामूर सर्जन, शहर से तो दूर रहा मगर मुल्क से बाहर अपनी महारत का लोहा मनवा चुका है। कल से यहाँ हमारा मियाँ सीनियर डॉक्टर जिम्मेदारी संभालेगा। सजल ने सर हिलाया मगर दिल में एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे आने वाला शख्स उसकी जिंदगी के कई राज अपने साथ लेकर आने वाला हो। कल का दिन उसके लिए आम नहीं होने वाला था। रात का पुरसुकून वक्त था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हल्की मदम लाइट्स चल रही थी। थकान से चूर डॉक्टर सजल वार्ड का राउंड खत्म करके अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। हॉस्टल अस्पताल के साथ ही बना था, इसलिए हर शाम वो सीधी अपने छोटे मगर सलीके से सजे कमरे में चली आती थी। दरवाजा खोलते ही अंदर खुशबू और हल्की मौसीकी की मदम आवाज ने उसका इस्तकबाल किया। उसकी रूममेट सराब बेड पर बैठी कोई नॉवल पढ़ रही थी। सजल ने सफेद कोट उतारा और बैग एक तरफ रख दिया। ओहो, आज तो लग रहा है जैसे मरीज तुम्हें पूरा दिन चबा गए हो। सना ने मुस्कुराते हुए किताब बंद की। सजल हंस दी और बेड पर बैठकर ठंडी सांस ली। हाँ, कुछ ऐसा ही है। चंद लम्हे खामोशी के बाद सना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछ बैठी, सजल, एक बात बताओ, तुम पिछले कई सालों से अपने घर नहीं गई, हत्ता कि छुट्टियों पर भी नहीं, आखिर क्यों? कमरे में एकदम संजीदगी छा गई। सजल की मुस्कुराहट मदम पड़ गई। उसने नजरें झुका ली और आहिस्ता आवाज में बोली, घर पर कोई नहीं, फिर क्यों जाऊं? मुझे यही अच्छा लगता है। हॉस्पिटल की मसरूफियात, ये सब बस। सना ने कुछ कहना चाहा मगर सजल के लहजे में इतनी खामोश उदासी थी कि वो रुक गई। कमरे की मदम रोशनी में सजल की आंखें जैसे बरसों का बोझ छुपा रही थी। सुबह का वक्त था। अस्पताल के लॉन में हल्की हल्की धुंध अभी बाकी थी। दरख्तों पर शबनम के कतरे सूरज की पहली किरण से चमक रहे थे। एक गाड़ी की आवाज और नर्सों की भाग दौड़ उस पहाड़ी इलाके के पुरसुकून माहौल में एक अलग ही रंग घोल रही थी। अस्पताल के मरकजी दरवाजे से एक कद्दावर वजीहा और पुरएतमाद शख्सियत अंदर दाखिल हुई। वो डॉक्टर मीर हादी था, वही जो 5 साल बाद पाकिस्तान लौटा था और भी इस इलाके के नए सीनियर डॉक्टर के तौर पर तैनात हुआ था। सफेद कोट में मलबूस गले में स्टेथोस्कोप लटकाए, चेहरे पर नरमी मगर आंखों में संजीदगी थी। रिसेप्शन से गुजरकर जब वो वार्ड की तरफ बढ़ा तो स्टाफ एक एक करके उसका इस्तकबाल करने लगे। तभी जूनियर डॉक्टर भी वहां जमा हुए। उन्हीं में से एक सफेद दुपट्टे में लिपटी नाजुक नक्कूश वाली लड़की खड़ी थी। वो सजल थी। सजल की आंखें जैसे लम्हा भर के लिए पथरा गई। उसके कदम जमीन में धंस गए। दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। सामने खड़ा वो शख्स वही था जिससे 5 साल पहले उसका निकाह हुआ था, उसका शौहर।
जो शादी की रात ही उसे छोड़ गया था। यादें किसी तेज झोंके की तरह उसे अपनी लपेट में लेने लगी, और रुखसती की रात, वो आंसू, वो सवाल जिसका जवाब कभी ना मिला। लेकिन डॉक्टर मीर हादी की नजरें उस पर एक आम जूनियर डॉक्टर की तरह ही पड़ी। वो इसे पहचान न सका। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। चलो सजल, अंदर। सारे डॉक्टर मीटिंग के लिए जाने लगे, पर सजल के पैर पत्थर के हो गए। जब सना उसे घसीटते हुए अंदर ले गई, उस हरजाई को देखकर उसके ज़ारे जख्म ताज़ा हो गए थे। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग रखी गई। तमाम डॉक्टर्स और नर्सें जमा थी। सजल फाइल हाथ में लिए खड़ी थी जब डॉक्टर मीर हादी सामने कुर्सी के खड़ा था। सजल का दिल जोर से धड़का, जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ये वही शख्स था जो 5 साल पहले उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तलखी बनकर कमरा छोड़ गया था। हादी ने सबको सरसरी नजरों से देखा, फिर अपनी कुर्सी संभाल ली। उसकी नजरें चंदुओं के लिए सजल पर भी पड़ी। एक लम्हे को उसे लगा जैसे कि देखा हुआ चेहरा है, लेकिन याद की गहराइयों में वो चेहरा धुंधला था। आप सबको मेरी टीम का हिस्सा बनकर काम करना है। मैं सख्त हूं, लेकिन मेरे साथ मेहनत करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। हादी की पुरअतमाद आवाज गूंजी। सजल ने खामोशी से फाइल खोली और नोट्स लेना शुरू किए। उसने फैसला किया था कि वो ना माजी के जख्म खोलेगी, ना किसी को अपनी कहानी बताएगी। उसे मालूम था कि सामने बैठा शख्स उसी का शौहर है, वो शौहर जिसने निकाह के चंद घंटों बाद ही उसे अपनी जिंदगी से काट दिया था। पर वो इस बारे में कोई सवाल नहीं करने वाली थी। डॉक्टर सजल, अचानक उसने नरम लहजे में सजल को पुकारा। मैंने आपकी फाइल्स और पिछले केसेस देखे हैं। आपकी प्रोग्रेस ने मुझे वाकई मुतासिर किया है। यकीनन आप आगे जाकर एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी। सजल के लब हिलना चाहते थे। दिल चीख रहा था कि कहें, ये सिर्फ सजल नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मगर वो जब्त कर गई। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसने सर झुका लिया। अंदर ही अंदर मगर उसकी रूह तड़प रही थी। यकीनन आप लोग इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि मैं आप सब जूनियर डॉक्टर में से किसी एक को अपने अंडरवर्क के लिए लेना चाहूंगा। तो बस मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में ये बताने ही वाला। डॉक्टर मीर हादी ने ऐलान करते हुए कहा। फिर डॉक्टर फुरकान से कुछ डिस्कस करने लगा। जी, तो आप सब में से मैंने जिसको सेलेक्ट किया उनका नाम है जूनियर डॉक्टर सजल। जैसे ही मीर हादी ने अनास अनाउंस किया तो सजल ने चौंक कर देखा। पहले तो वो जरूर चाहती थी कि उसे ये शर्फ हासिल हो कि वो एक सीनियर डॉक्टर के अंडर काम करे, वो भी डॉक्टर जो बाहर से पढ़कर और बाहरी काम करके आया था। मगर मीर हादी के साथ काम करना ये तो उसको बिल्कुल भी गवारा नहीं था। तो डॉक्टर सजल, सबने तालियां बजाई जब एकदम सजल ने मीर हादी की बात काटी। सॉरी, पर मैं आपके अंडर काम में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मौका आप मेरे अलावा किसी और को दें। मैं डॉक्टर फुरकान के साथ ही ठीक हूँ। वो एकदम खड़ी होती सख्त अल्फाज बोल रही थी, जबकि सभी हैरान थे कि वो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे रही है। मेरे ख्याल में मिस सजल, ये फैसला मेरा होगा, आपका नहीं, कि कौन मेरे साथ काम करेगा और कौन नहीं। आप ही मेरे अंडर काम करने वाली है, और ये फैसला मैं कर चुका हूँ। आपको इसमें बोलने की कोई इजाजत नहीं है। मीर हादी ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए सजल की तरफ देखते हुए कहा। सजल ने ये करवा घूंट पी लिया, वरना उसका तो दिल चाह रहा था कि बाल ही नोच ले। बीवी की सूरत में तो मैं तस्लीम नहीं थी, और अब मुझे अपने साथ काम करवाने के लिए बजिद है। कुड़ी कहीं का। खैर कोई बात नहीं मीर हादी, तुम्हारी तो आदत ही है लोगों पर अपने फैसले थोपने की। दिल ही दिल में वो सोच कर रह गई, लेकिन उसने फैसला जरूर किया था कि वो आज ही दादा से मिलेगी और उनसे ये बात करेगी कि मीर हादी यहाँ पर कैसे आया। मीटिंग खत्म हो गई थी। सारा स्टाफ उठकर अपने अपने कामों में लग गया था, और सजल भी वहां से निकल गई। सजल मीटिंग हॉल से निकली तो कदम जैसे अपने बोझ तले दब गए। दिल की धड़कन अभी तक बेकाबू थी। वो सीधा हॉस्टल के अपने कमरे की तरफ आई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही वो जब्त के सारे बंधन टूट गए उसके। वो बेड पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। आंसू के साथ माजी के वो जख्म भी बहने लगे, जो 5 बरसों से अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। क्यों आए हो वापस? क्यों मेरी जिंदगी को फिर से जहन्नुम बनाने आए हो? वो हिचकियों के बीच खुद से सवाल कर रही थी। उसके जहन में वो रुखसती की रात गर्दिश करने लगी, जब उसे दुल्हन बनाकर हादी के कमरे में भेजा गया, और फिर चंद लम्हों बाद वो कमरा छोड़कर चला गया। ना कोई वजाहत, ना कोई बात, सिर्फ वीरानी छोड़ गया था। माजी, आज उस 3 मरले बिल्डिंग यानी कि मीर हाउस में तूफान आया हुआ था। घर के बड़े ड्राइंग रूम में सुनाटा फैला हुआ था। दादा की झरियों भरी आंखें ओस से और जिद से सुरख थी। अगर तुमने उससे निकाह ना किया तो मैं जहर खा लूंगा, समझे तुम? दादा की आवाज दीवारों से टकरा कर गूंजी। डॉक्टर मीर हादी ने बेबसी से आंखें मूंद दी। वो जानता था ये रिश्ता उसकी मर्जी का नहीं था,
उसने अभी तक उस लड़की को देखा भी नहीं था। बस सुना था गांव की अनपढ़ कम उम्र लड़की है, मेरे मायार की तो बिल्कुल नहीं होगी। उसने दिल ही दिल में सोचा, अब जानते हैं ना कि मेरे मायार की बिल्कुल नहीं है। वो एक अनपढ़ लड़की गांव की रहने वाली है, मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। वो भी आंखों में आंखें डाले दहाड़ा, ठीक है, सही है, तुम मत करो उससे निकाह, मैं जहर खा लेता हूँ ताकि मेरी मरी हुई बेटी का वादा ना पूरा करने का दुख तो मुझे ना खाए। तुम जानते हो कि तुम्हारी फुप्पो मरने से पहले यही आखिरी ख्वाहिश छोड़ कर गई थी कि उनकी बेटी को एक मजबूत सहारा मिल जाए। अब दादा मीर हादी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। वो सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। उस बड़े से घर में मीर हादी के दादा और मीर हादी की माँ सीमी बेगम रहती थी। क्या कर रहे हैं मीर हादी? अब्बा जान जहर खाने लगे हैं। सीमी बेगम अचानक बीच में आई। ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। आखिरकार दादा के दबाव के आगे हथियार डालने पड़े उसे। निकाह हो गया। रात को जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो हल्की पीली रोशनी में वो घूंघट डाले बैठे थी। बारीक कपड़े के पीछे से उसकी मासूम आंखों की झलक दिखाई दे रही थी, जो खौफ और बेचैनी में डूबी हुई थी। लड़की के दिल की धड़कन तेज थे, उसके नन्हे नन्हे हाथ कांप रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक शादी हो जाएगी, मगर मीर हादी वो एक नजर उस पर डालने के लिए तैयार नहीं था। वो सीधा अलमारी के पास गया, अपना बैग खोला और कपड़े डालने लगा। लड़की हिचकिचाते हुए घूंघट के पीछे से देखती रही कि उस शख्स जिसके साथ अभी चंद घंटे पहले उसका निकाह हुआ है, वो उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देख रहा। ये सब मेरे साथ जबरदस्ती हुआ है। मुझे किसी का साया चाहिए, बोझ नहीं चाहिए। तुम्हें मेरा नाम चाहिए था ना, वो मिल गया है। अब सड़ो इस घर में। मीर हादी के लबों से मध्यम अल्फाज निकले। सजल ने घूंघट के पीछे से उसकी आवाज सुनी, पर कुछ बोलने की हिम्मत इसमें बिल्कुल नहीं थी। वो बैग बंद करते, जूते पहनकर दरवाजा खोलकर निकल गया। लड़की की आंखों से आंसू झलक पड़े। सुबह जब हुई तो ये खबर घर वालों तक पहुंच गई कि मीर हादी रात को ही अपनी दुल्हन को छोड़कर मुल्क से बाहर जा चुका है। दादा को हैरत का झटका लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहुत कॉल्स मीर हादी को की, जिस पर उसने साफ कह दिया था कि अब वो वापस यहाँ कभी नहीं लौटेगा। आपने अपनी मर्जी कर ली और मैं मर्जी करूंगा, मेरा इंतजार मत करिएगा। उन्होंने सजल को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उसके पास मुल्क से बाहर भेज रहा हूँ। वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। दादा ने एक फैसला किया। नहीं दादा साहब, अगर वो मुझे अपनाना नहीं चाहते, अपने साथ रखना नहीं चाहते, तो मैं भी उनके पास नहीं जाऊंगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरी इतनी मदद करें कि मुझे किसी हॉस्टल में भेज दे। सजल ने आगे पढ़ने का फैसला किया। जब से उसे ये बात मालूम चली थी कि इसका शौहर से सिर्फ इसलिए छोड़ गया क्योंकि वो एक अनपढ़ लड़की है, पढ़ी लिखी नहीं, और एक गांव की रहने वाली, तो उसने गुस्से में अहद किया था कि वो कुछ बन के दिखाएगी। और दादा ने भी उस दिन उसका साथ देने का फैसला किया और उसे हॉस्टल भेज दिया। जहीन तो वो पहले से ही थी और अपनी दोबारा से अपनी अधूरी तालीम शुरू करके डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वाली थी, जो कि इसकी माँ का ख्वाब भी था और अब उसकी जिद भी। सजन ने लड़ते हाथों से फोन उठाया और दादा जान का नंबर मिलाया। फोन बजते ही दूसरी तरफ से उनकी मायूस आवाज आई। हाँ बेटा सजल, खैरियत तो है? वो जानते थे कि सजल उन्हें जरूर याद करेगी। वो उसके नाना थे, पर वो दादा जान ही कहती थी। दादा जान, वो वापस आ गया है मीर हादी। आज वो अस्पताल में हमारे नए सीनियर डॉक्टर के तौर पर आया है। दादा जान, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती, मेरा दम घुट रहा है, मुझे वहां से निकाल लें, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखी। सजल की आवाज सुहासी हो गई। दादा जान ने लंबी सांस भरी, जैसे पहले से जानते हो कि ये दे एक न एक दिन तो आना ही था। बेटा, मुझे मालूम था ये लम्हा जल्द या बदेर आना ही था। हादी वापस लौटने वाला, लेकिन सजल, तुम्हें हौसला करना होगा। मैं नहीं कर सकती दादा जान, मुझे उससे उलादा होना है। वो बेबसी से चीखी। वो मेरा शौहर है, लेकिन उसने कभी मुझे बीवी तस्लीम नहीं किया। 5 साल, 5 साल मैंने इस सवालों के जवाब का इंतजार किया, और अब वो ऐसे आया है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। सजल अब रोने लगी थी। बेटा, तुम अभी कमजोर मत पड़ो। देखो, तुम इस वक्त एक डॉक्टर, एक जिम्मेदार इंसान, तुम्हारी मेहनत और लगन को मैंने हमेशा सराहा है। तुम्हें इस वक्त अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। दादा जान की आवाज में नरमी और सुकून था। सजल ने सिसकी ली। पर दादा जान, मैं उसे सच क्यों ना बताऊं कि मैं उसकी बीवी हूँ? नहीं बेटा, दादा जान ने फौरन सख्त लहजे में कहा। यह बात अभी मत कहना, वक्त आने पर सब वाज़िया हो जाएगा। लेकिन तुम फिलहाल उसे कुछ ना बताओ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपना काम करो और साबित करो कि तुम मजबूत हो। सजल के होंठ कपकपाए। वो चाहकर भी दादा जान के हुक्म को टाल ना सकी। ठीक है दादा जान, मैं कोशिश करूंगी। शाबाश मेरी बेटी, दादा जान ने नरमी से कहा।
अब आंसू पूंछो और हौसला रखो। याद रखो, वक्त के फैसले इंसान से बड़े होते हैं। फोन बंद होते ही सजल खामोशी से बैठ के कोने पर बैठ गई। आंसू अब भी बह रहे थे, मगर दिल में एक फैसला उतर गया। अपने राज को सीने में दफन करके हादी के सामने सिर्फ एक डॉक्टर ही रह गए। कैंटीन का पुरसुकून माहौल शाम के वक्त काफी खुशगवार लग रहा था। बारिश के बाद की नमी हवा में बसी हुई थी। चंद डॉक्टर्स और नर्सें अलग अलग मेज पर बैठे थे, मगर एक कोने वाली मेज पर डॉक्टर फुरकान और डॉक्टर सजल मौजूद थे। दोनों के दरमियान दोस्ताना माहौल था। सजल ने चाय का कप हाथ में लेते फुरकान को नेम खपकी से देखा। तुम्हें पहले से पता था ना कि वो वापस आने वाला है? लहजे में साफ नाराजगी झलक रही थी। नहीं, मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों छुपाता। फुरकान ने मासूम बनने की अदाकारी की। अब तुम मुझसे झूठ बोलोगे? सजल ने आंखें घुमाई। हाँ, दादाजान ने मुझे बताया था, लेकिन सजल, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें पहले से खबर हो। हमें डर था कि तुम और ज्यादा परेशान हो जाओगी। फुरकान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, पर फुरकान ने मेरा हक था जानने का। मैं अचानक उसके सामने आ गई, जैसे किसी ने मेरे जख्म पर नरम नमक छिड़क दिया हो। सजल की आंखों में दुख की परछाइयां उभरी। तुम्हें हम सबका सहारा है, और तुम इतनी कमजोर नहीं हो जितनी खुद को समझती हो। 5 सालों में तुमने खुद को साबित किया है। अब एक शख्स की वापसी तुम्हें तोड़ ना दे। फुरकान ने नरमी से कहा। तुम्हें तो सब आसान लगता है फुरकान, पर मेरे लिए सब जिंदा जलने के बराबर है। सजल ने तलख मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। फुरकान ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि सामने की कोने से एक निगाह मुसलसल उन दोनों पर जमी थी। मीर हादी, वो कॉफी के कप के साथ एक और मेज पर बैठा था, मगर उसकी आंखें बार बार उस कोने की तरफ उठ रही थी जहाँ सजल और फुरकान बैठे थे। सजल के लोगों पर आती हुई मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक और फुरकान के साथ उसकी बेतकल्फी, सब हादी के दिल में अजीब सी खालिश पैदा कर रहे थे। ये क्यों मुझे सबसे मुख्तलिफ लग रही है? उसकी आंखों की गहराई में जो सुकून था, वो किसी को भी कैद कर सकता था। हादी ने नजरें फेरने की कोशिश की, मगर दिल ने इजाजत नहीं दी। वो जब्त करते हुए खुद से बोला, ये सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर है बस। उसने खुद को समझाया, मगर दिल इस बात से इनकारी था। उसी लम्हे सजल ने फुरकान से कहा, कभी कभी सोचती हूँ फुरकान, अगर वो दिन मेरी जिंदगी में ना आता तो शायद मैं एक आम सी खुशहाल लड़की होती। अब तो लगता है खुशहाल खुशियां हमेशा के लिए मुझसे रूठ गई हैं। फुरकान ने इसका हाथ तसल्ली के लिए हल्का सा दबाकर कहा, ऐसा मत कहो सजल, शायद वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी जिंदगी में रोशनी लौट आए। ये मंजर हादी की आंखों में कांटे की तरह चुभा। वो सख्ती से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, मगर दिल के अंदर कोई तूफान उठने लगा। अस्पताल की लाइब्रेरी नुमा स्टोर रूम में रिकॉर्ड फाइल्स की लंबी अलमारियां कतार दर कतार रखी थी। ऊपर वाली शेल्फ से फाइल उतारना अक्सर डॉक्टर्स के लिए मुश्किल बन जाता था। सजल भी एक केस फाइल ढूंढ रही थी जो किसी ने सबसे ऊपर रखती थी। उसे कमरे के कोने में रखा छोटा सा स्टूल रखा और उस पर चढ़ गई। बस थोड़ा सा और हाँ, मिल ले। वो खुद से बड़बड़ाते हुए ऊपर हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन अगले लम्हे स्टूल जरा सा डगमगाया। उफ या अल्लाह! सजल घबरा कर लड़खड़ाई कि जैसे अचानक मजबूत हाथों ने उसे कमर से थाम गया। वो नीचे गिरने से बच गई। डॉक्टर सजल, आपको जमीन पर चलने की आदत डालनी चाहिए, करतब दिखाने की नहीं। मीर हादी की भारी मगर खुश्क आवाज उसके कानों में गूंजी। सजल का रंग लाल हो गया। वो एकदम स्टूल से नीचे उतरी और घबरा कर बोली, मैं तो बस फाइल ले रही थी। हादी ने मुस्कुराहट दबाई, मगर आंखों में हल्की सी शरारत होता है। फाइल के साथ साथ अगर आप इंसानों की तरह खुद भी नीचे आ जाती तो मुझे बचाने की जहमत ना करनी पड़ती। सजल ने खफकी से लग भेजे, फिर फाइल को सीने से लगाया और बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में बोली, शुक्रिया, लेकिन अगली बार ये जहमत ना कीजिए, मैं गिर जाऊंगी तब भी। मुझे कुछ नहीं होगा। यानी ये हमाकत आप अगली बार फिर से करने का इरादा रखती है? हादी ने थोड़ा झुक कर धीमी आवाज में कहा, हंस दिया। सजल लम्हा भर को साकित हुई, पर फौरन रुख मोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। हादिर वही खड़ा उसकी हरगी खफ की बड़ी झिझक पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। अगले दिन ओपीडी में काफी रश था। डॉक्टर्स एक एक करके मरीज देख रहे थे। सजल एक बच्ची का चेकअप करके फाइल में नोट लिख रही थी कि अचानक उसके हाथ से बॉल पॉइंट जमीन पर गिर गई। वो झुकने ही लगी थी कि सामने से मीर हादी ने जल्दी से कलम उठा लिया। सजल ने नजरें उठाई तो हादी की आंखों में वही संजीदगी थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई। डॉक्टर सजल, आप कभी खुद गिरती हैं और कभी आपका ये पैंत, मीर हादी ने शोक लहजे में कहा। सजल के गाल सुर्ख हो गए, जिसे एकदम याद आ कि कल उसके हाथों में गिरी थी। शुक्रिया। सजल ने फाइल पकड़ते हुए माथे पर बल डाले। उसने फौरन मौजू बदलने के लिए कहा, ऐसे तो आप बहुत मसरूफ लगते हैं, फिर भी मेरी आदतों पर इतनी नजर रखते हैं। हादी ने हल्की सी हंसी दबाई। क्या करूं, कुछ लोग होते हैं जिन पर नजर खुद ब खुद रुक जाती है।
सजल का दिल जोर से धड़का। वो जल्दी से मरीज को फाइल में कुछ लिखने लगी ताकि उसकी कैफियत छुप जाए। सजल अभी फाइल में नोट लिख ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर फुरकान खुश मिजाजी से अंदर आया। ओहो, यहाँ तो बड़ी संजीदा गुफ्तगू चल रही है, वो शरारती अंदाज में बोला। सजल ने फौरन फाइल बंद कर दी और मसनूई संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, हम तो बस केस डिस्कस कर रहे थे। फुरकान ने हंसते हुए हादी की तरफ देखा। केस डिस्कस कर रहा था या किसी की आदतों का तजज़िया? सजल ने हैरत और खफगी से डॉक्टर फुरकान को कहा। तो हंस पड़ा। अरे मजाक कर रहा हूँ, नाराज ना हो। फिर उसने हादी की तरफ देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे हादी तुम भी कमाल हो, 2 दिन हुए हैं आए और अभी से जूनियर्स की आदतें नोट करना शुरू कर दी। एक अच्छा सीनियर हर चीज नोट करता है फुरकान। हादी ने हल्की संजीदगी से जवाब दिया। सीनियर या कुछ और? फुरकान ने कहका लगाया। सजल दोनों की नोक झोंक देखकर छीन गई और जल्दी से फाइल उठाकर बोली, मुझे और भी मरीज देखने हैं। आप दोनों अपना डिस्कशन इंजॉय करें। वो तेज कदमों से कमरे से निकल गई। दरवाजा बंद होने के बाद फुरकान ने आंख दबाकर हादी से कहा, भाई दिल पर काबू रखना, वरना ये दिल वाली बीमारी का इलाज किसी किताब में नहीं मिलता। हादी ने उसे घूरा मगर जवाब देने के बजाय खामोशी से खिड़की की तरफ देखने लगा, जहां से वो सजल को मरीजों के दरमियान मसरूफ देख सकता था। शाम के वक्त घर के बड़े कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। बाहर से हल्की हल्की हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दादाजान आरामदा कुर्सी पर बैठे थे, जबकि सामने कुर्सी पर सीमी बेगम, डॉक्टर हादी की माँ, मौजूद थी। सीमी बेगम ने चाय का कप मेज पर रखा और आहिस्ता आवाज में कहा, अब्बाजान आपने जो तरकीब सोची है क्या वाकई कामयाब होगी? बेटी जिंदगी के कुछ फैसले हम खुद नहीं करते, वक्त हमसे करवा लेता है। हादी और सजल की कहानी भी वही है, अब इन्हें खुद एहसास होगा। दादाजान की आंखों में गहरी संजीदगी और एतमाद था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, लेकिन हादी तो सजल को पहचान भी नहीं पाया। उसने उसे एक आम जूनियर डॉक्टर समझा है। अगर उसे सच्चाई पता चली तो कहीं उल्टा ही ना हो जाए। सीमी बेगम ने फिक्रमंद लहजे में कहा। दादाजान ने हल्की सी छड़ी जमीन पर टिकाए रखा। यही तो हमारी हिकमत है, हम उन्हें करीब आने देंगे। वक्त के साथ एहसास खुद जागेगा। दिल के रिश्ते को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता, पर बेटी का दिल बहुत दुखा है। 5 साल का जख्म आसानी से नहीं बढ़ता। सीमी बेगम खामोश होकर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, इसीलिए तो ये खेल वक्त के हाथ में छोड़ा है। हमने बस रास्ता हमवार करना है, बाकी जो होना है वो खुद ही हो जाएगा। दादाजान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। कमरे में लम्हा भर को खामोशी छा गई। बाहर से आती हवा जैसे उनके फैसले पर मोहर लगा रही थी। वार्ड के पीछे बनी छोटी सी बालकनी, जहां रात के सकूत में अस्पताल की लाइट्स मदम पड़ी थी, वहां एक कमजोर रोशनी के नीचे डॉक्टर फुरकान और सजल खामोशी से खड़े थे। हवा में सर्दी थी, मगर सजल के दिल में एक ऐसी आग चल रही थी जो ठंडी हवा से बुझने वाली नहीं थी। डॉक्टर फुरकान ने आहिस्ता से पूछा, सजल तुम वाकई उसके सामने खामोश रहना चाहती हो? 5 साल तुमने जो सहा वो आसान बात नहीं। फुरकान, तुम जानते हो ना कि उस रात मुझे क्या दिया था? वो दर्द, उस शर्मसारी, मुझे कभी इत्मीनान नहीं मिला। मैंने सब कुछ सह लिया। वो जानता है कि मेरी माँ का भी कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ था। मैं कम उम्र थी, मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मेरी शादी भी उससे जबरदस्ती हुई थी ना, लेकिन मैंने उसे कबूल किया, पढ़ाई की, अपनी जगह बनाई। अब वो वापस क्यों आया है? अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे उसकी जरूरत 5 साल पहले थी। वो अफसरदा थी। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने बर्दाश्त किया, अब उसी तरह वो भी बर्दाश्त करे। सजल ने कड़वी हंसी के साथ कहा। फुरकान एक पल के लिए सोच में डूब गया, पर सजल सजल ने दरम्यान में रोकते हुए पुख्ता इरादा जाहिर किया। मैं उसे सताऊंगी फुरकान, मैं उसे हर वो एहसास दिलाऊंगी जो उसने मुझे दिया। उसके लिए यहाँ का हर लम्हा तलख कर दूंगी। फुरकान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो चाहता था कि वो इंतकाम की राह में हद हद रखे। तो फिर संभल कर करना सजल, हमें पस्ती से नहीं अपने हॉनर से लड़ना होगा। अगर तुम उसको दिखाना चाहती हो तो उसे दिखाओ कि तुम कैसे जिंदा बची, कैसे खड़ी हो। इससे बेहतर कौन सी सजा होगी? सजल ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर मजबूती से सर हिलाकर कहा, फुरकान, मैं उसे हर पल याद दिलाऊंगी कि उसने क्या खोया। मैं उसे बेचैन करूंगी। फुरकान ने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा और कहा, तो फिर चले, पहले कल का काम पूरा करेंगे, फिर ये लड़ाई अपनी जगह देखेंगे। सजल ने दिल में अहद किया था कि वो कमजोर नहीं पड़ेगी। कल की सुबह मुख्तलिफ होने वाली थी। सुबह सजल हॉस्टल से निकलकर अस्पताल आई। आज उसका काम बुजुर्गों के वार्ड में था। जब वो एक फाइल रखने मीर हादी के ऑफिस में दाखिल हुई तो उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। सजल को पता था कि सबसे पहले आकर
चाय पीता है और पियून उसकी चाय टेबल पर रखकर जा चुका था। तो सजल ने अपने दिमाग को तेज चलाते हुए चाय में 2 चम्मच पिसी मिर्च डालकर रख दी। थोड़ी देर बाद मीर हादी ऑफिस में दाखिल हुआ तो सजल आराम से जाकर कुर्सी पर बैठकर अपना काम करने लगी। मीर हादी ने अपना व्हाइट कोट उतारकर चेयर पर लटकाया और अपनी आसमानी शर्ट की आस्तीनें फोल्ड करके चेयर पर बैठ गया और एक फाइल पर नजरसानी करते हुए जैसे उसने चाय का पहला घूंट लिया तो तेज मिर्चों ने उसकी जुबान पर और हलक को जलाकर रख दिया। एकदम सारी चाय उसके मुंह से निकली और वो वॉशरूम की तरफ भागा। बाहर सजल बैठी हंस रही थी। वॉशरूम में से जब वो बाहर निकला और उसने पानी की बोतल गटागट पी ली, एकदम उसकी नजर सजल पर पड़ी जो बैठी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। ये किसने किया डॉक्टर सजल? वो गुस्से से देखते हुए बोला। मुझे कैसे पता होगा, मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ, चाय वाली नहीं। सजल ने बात मजाक में उड़ाई। डॉक्टर सजल, ये बचकाना हरकत आपकी है, आपको पता है इससे मेरा सीने में जलन हो सकती है, मैं बीमार पड़ सकता हूँ और मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मरीजों को कौन देखेगा? वो सजल पर चिल्लाया। कोई बात नहीं डॉक्टर, अगर आप बीमार पड़ गए तो मरीजों को मैं देख लूंगी। वैसे ना रोज रोज सुबह वाली ये चाय पीकर दिमाग तेज चलता है, रोज पिया करे। वो फाइल से अपनी हंसी छुपाते हुए बोली तो मीर हादी ने गुस्से से सिकुड़ा और फिर अपनी चेयर पर जाकर वापस बैठ गया क्योंकि सजल की हंसी उसे मजीद गुस्सा दिला रही थी। अरे अरे बस भी करो, अब बताओ ना ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही? सजल जब से आई थी बस ऐसे ही हंसे जा रही थी और फुरकान परेशान होकर बोला, अरे होना क्या है, मैंने वही किया जो तुमने कहा था, बस चाय में 2 चम्मच पिसी मिर्च डाल दी, नमक की जगह। फिर क्या था? गुस्से से मीर हाथी के गाल सुरख हो गए। सजल मजे से अपनी कारस्ताई बताने लगी। वाह बे सजल, यानी कि तुम उसे तंग करने में कामयाब हो गई। वैसे वो ज्यादा गुस्सा तो नहीं हुआ? फुरकान ने उसको दाद दी। नहीं, बस थोड़ा सा ही गुस्सा हुआ। फिर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और काम करने लगा। पर ये तो अभी बस शुरुआत है। सजल खुश और मुतमईन नजर आ रही थी। वार्ड के अंदर माहौल वैसे भी खामोश था मगर सजल के अंदर शरारतों का तूफान उठ रहा था। वो जानती थी कि आज के बाद मीर हादी उस पर नजर रखेगा, लेकिन यही तो उसका मकसद था। उसे चिढ़ाने का मजा आ रहा था। दोपहर के करीब जब वार्ड राउंड खत्म हुए तो मीर हादी ने सब रेजिडेंट्स को बुलाया ताकि अगले दिन के मरीजों की लिस्ट पर डिस्कशन हो। सब डॉक्टर अपनी फाइलें खोले नोट्स ले रहे थे। सजल आराम से बैठी थी लेकिन उसके होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट अब भी खिल रही थी। डॉक्टर सजल, आप मुझे रिपोर्ट दिखाइए मरीज नंबर 7 की। मीटिंग के दौरान ही अचानक हादी ने सख्त लहजे में कहा। सजल ने फाइल उठाई लेकिन जानबूझकर उसे उल्टी पकड़ाई। हादी ने जैसे ही फाइल खोली उसे उल्टी दिखी रिपोर्ट्स देखकर माथे पर हाथ रखना पड़ा। बाकी सब डॉक्टर्स हंसी रोकने लगे। डॉक्टर सजल, ये कोई मजाक है? उसकी आवाज में अब सब था और सख्ती भी। अरे ये उल्टी तो आपने खोली है, मैंने तो सीधी पकड़ाई थी। सजल ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा। मीर हादी, आपकी किस्मत ही उल्टी होगी आजकल। फुरकान हंसी दबा न सका और बोला। इस पर सब हंस पड़े लेकिन हादी ने सबको खामोश करवाया। संजीदा आवाज में कहा, डॉक्टर सजल, कल आप मेरे साथ डायरेक्ट राउंड पर होंगे और एक छोटी सी भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये कहकर उसने फाइल बंद कर दी और कुर्सी से उठ गया। सजल ने हल्की सी गर्दन मोड़कर फुरकान से सरगोशी की। अब देखना, असल मजा कल आएगा। सजल बस कर, कल अगर तुम्हें डांट पड़ी तो बचा न सकूंगा मैं। फुरकान ने आंखें फैलाकर कहा। डांट खा के भी मजा आता है, बस देखते जाओ। सजल ने हंसते हुए कहा। अगले दिन सुबह सजल पहले ही वार्ड में पहुंच गई। दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया कि आज मीर हादी को और भी ज्यादा तंग करेगी। जैसे ही हादी आया तो बाकी सब डॉक्टर्स के साथ उसने भी सलाम किया, लेकिन साथ ही साथ हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट भी चेहरे पर रखी। राउंड शुरू हुए। हादी हर मरीज की फाइल खोलकर तफसील बताता जा रहा था। सजल बीच बीच में कभी सवाल कर देती, कभी मजाक कर देती। डॉक्टर सजल, आपको हंसी मजाक के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए रखा गया है। हादी ने गुस्से से कहा। जी सर, लेकिन मरीज को भी मुस्कुराना चाहिए ना। डॉक्टर संजीदा रहे तो मरीज और भी उदास हो जाते हैं। सजल ने फौरन जवाब दिया। इस जवाब पर बाकी डॉक्टर्स ने सर हिलाया मगर हादी का चेहरा मजीद सख्त हो गया। राउंड के दौरान एक बुजुर्ग मरीज को अचानक सांस लेने में शदीद दुश्वारी होने लगी। नर्स घबरा गई, बाकी डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो गए। हादी फौरन आगे बढ़ा लेकिन तब तक सजल ने अपनी चालाकी और हाजिर दिमागी दिखा दी। उसने ऑक्सीजन मास्क फौरन फिट किया, इंजेक्शन तैयार किया और सही दवा लगा दी। कुछ ही मिनटों में मरीज की हालत बेहतर हो गई। हादी ने चौंक कर सजल को देखा। उसकी आंखों में पहली बार हैरत और मान की छलक थी। बाकी सब डॉक्टर्स भी तालियां बजा उठे। सजल ने शरारती अंदाज में कहा, विकास है, कभी कभी हंसी मजाक करने वाली डॉक्टर भी काम की साबित होती है।
हादी ने गहरी सांस ली और पहली बार नरम लहजे में बोला, हाँ लेकिन आज तुमने वाकई प्रोफेशनलिज्म दिखाया है। सजल दिल ही दिल में खुश हो गई कि अपनी शरारतों के बीच आज उसने मीर हादी को कायब कर लिया था। दिन दोपहर के करीब एक इमरजेंसी केस आया। मरीज की हालत काफी सीरियस थी और फौरी सर्जरी करनी थी। बाकी सीनियर्स मसरूफ थे, इसलिए केस मीर हादी को मिला। उसने बाकी टीम के साथ सजल का भी नाम लिया। सजल के कदम जैसे जमीन पर जम गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जूनियर्स थी, अब इतनी बड़ी सर्जरी उसने खुद से नहीं की थी। सर, मुझे तो ये सर्जरी नहीं आती, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, उससे हिचकिचाते हुए कहा। डॉक्टर सर, सजल आप जूनियर है लेकिन आप नालायक नहीं, आप मेरे साथ होंगी और मैं आपको हर स्टेप पर गाइड करूंगा। हादी ने उसे संजीदा निगाहों से देखा और धीमे लहजे में बोला। सर्जरी रूम में सब तैयारी कर रहे थे। सफेद रोशनी, इंस्ट्रूमेंट्स की टन टन और माहौल की घबराहट में सजल के हाथ थोड़े कांप रहे थे। वो टेबल के पास खड़ी थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। अचानक हादी उसके पीछे आ खड़ा हुआ। हाथ सीधा रखिए, उसने आहिस्ता से कहा। सजल ने जैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ने की कोशिश की तो हाथ हिल गया। हादी ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपनी मजबूत हाथ में थाम लिया। ऐसे पुरसुकून रहे, सांस नॉर्मल ले। उसकी आवाज इतनी करीब थी कि सजल के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। हादी उसके इतने करीब था कि सजल के कान के पास उसकी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। वो घबरा कर हल्की सी कांप गई। देखे, आप कर सकती हैं, बस ध्यान रखिए, उसने नरमी से कहा और उसके हाथ को आहिस्तगी से गाइड किया। सजल के दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म लेने लगा। ये सिर्फ सीखने का लम्हा नहीं था, ये कुछ और भी था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। कुछ लम्हों के बाद जब वो सही तरीके से इंस्ट्रूमेंट चलाने लगी तो हादी ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ पीछे खींच लिया। अब आप खुद कर रहे हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल हो। सबने इत्मीनान का सांस लिया। सजल ने खुद को पूरे एतमाद महसूस किया, मगर दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वो रूम से बाहर निकली तो हादी ने पीछे मुड़कर एक नजर उस पर डाली। उसके होंठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट थी और दिल में बेख्तियारी ख्याल आया कि इस लड़की के लिए कुछ कुछ महसूस करने लगा है। उस दिन अस्पताल का माहौल खासा संजीदा था। एक बड़ा केस ऑपरेशन लिस्ट में शामिल था। वार्ड में सब डॉक्टर्स और नर्सेज तैयारी में मसरूफ थे। सजल के दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी क्योंकि उसकी जिंदगी की दूसरी बड़ी सर्जरी थी जिसमें वो मीर हादी के साथ बराह रास्त शरीक हो रही थी। सर्जरी रूम की रोशन लाइट्स के नीचे सब डॉक्टर्स ने अपने मास्क और ग्लोव्स पहन लिए थे। हादी ने एक नजर सजल पर डाली। वो घबराई हुई थी मगर फिर भी संजीदगी से खड़ी थी। डॉक्टर सजल, याद रखिए, पुरसुकून रहे, ये केस मुश्किल है लेकिन अगर एतमाद के साथ करेंगी तो सब ठीक होगा। हादी की मजबूत और पुरसुकून आवाज ने सजल के अंदर हौसला पैदा किया। मार्क्स और इंस्ट्रूमेंट्स सब तरतीब से लगाए जा चुके थे। हादी ने पहला कट लगाया, फिर सजल को एक एक स्टेप समझाकर आगे पढ़ने का मौका दिया। सजल के हाथ अब कांप नहीं रहे थे। वो पुरएतमाद अंदाज में हादी के साथ साथ सर्जरी कर रही थी। कुछ घंटे गुजर गए। आखिरकार सर्जरी मुकम्मल हुई। मरीज की हालत मुस्तहकम हो चुकी थी। नर्सेज और बाकी टीम खुशी से मुस्कुराने लगी। सजल को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल कर दी। खुशी के लम्हे में उसने बेसाख्ता मीर हादी की तरफ रुख किया और एकदम उसके गले लग गई। मैंने कर दिखाया। हादी भी लम्हा भर के लिए हैरान रह गया। उसकी आंखों में भी नरमी और मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल सजल को अपने जज्बात का एहसास हुआ। वो फौरन पीछे हटी, नजरें झुका ली, शर्मिंदगी से होंठ काटते हुए बोली और वहां से भाग गई। कुछ देर बाद हादी ने अपनी सर्जिकल ड्रेस बदल कर बाहर का रूप धारा। वो जब कॉरिडोर से गुजरा तो एक बेंच पर सजल को अकेला बैठा पाया। वो अभी भी कंफ्यूज और शर्मिंदा लग रही थी। हादी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आकर उसके बराबर में बैठ गया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर हादी ने धीरे से कहा, डॉक्टर सजल, आज आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। सजल ने हिचकिचाते हुए नजरें उठाई मगर कुछ बोल ना सकी। हमारे मुल्क को आप जैसे नौजवान और दुले डॉक्टर की जरूरत है जो ना सिर्फ मेहनत करे बल्कि मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारे। खादी ने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया सर, बस आपकी रहनुमाई के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। सजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ता से जवाब दिया। हादी ने उसकी आंखों में झांका। पहली बार उसे लगा कि ये लड़की सिर्फ शरारती नहीं बल्कि बहुत नेक थे और बासलाहियत भी है। सजल उसे जाते हुए देखते हुए बोली, तुम हर चीज में अच्छे ही, अपने काम में भी, बस मेरे लिए अच्छी साबित नहीं हो सके। शाम के वक्त अस्पताल का काम निपटाने के बाद डॉक्टर फुरकान ने मीर हादी को कहा, थोड़ा बाहर चले, दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। हादी हल्की हल्की सी हैरानी से देखा लेकिन फिर राजी हो गया। दोनों करीबी कैफे जा पहुंचे। शाम का वक्त था। कैफे के बाहर हल्की सी हवा चल रही थी।
दोनों ने चाय ऑर्डर की। चाय का घूंट लेते हुए फरकान ने धीरे से कहा, एक बात करूं? हादी ने फाइल बंद की और सीधे होकर बैठ गया। हाँ कहो। फुरकान कुछ लम्हे सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, असल में मैं एक लड़की को पसंद करता। हादी के हाथ में पकड़ा कप रुक गया। उसने फौरन संजीदा लहजे में कहा, कौन? वो अस्पताल में ही है, हमारे आसपास है, लेकिन मुझे डर लगता है कि वो अपने माजी के बोझ में इतनी उलझी हुई है कि ना जाने मुझे कभी कबूल करेगी या नहीं। फुरकान ने नजरें झुका ली तो अपनी हंसी रोक रहा था। ये सुनते ही हादी के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंजा, सजल। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द सा उठा। एक लम्हे को लगा जैसे कोई इसके दिल की सरजमीन पर दस्तक दे रहा हो। हादी ने कोशिश की कि अपने चेहरे पर तासुरात छुपाए, मगर आंखों में हल्की सी चुभन वाज़िह थी। ओ अच्छा। उसे बस इतना कहा और चाय का घूंट लेकर नजरें दूसरी तरफ कर ली। फुरकान अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे अपने दिल की बात कहकर हल्का हो गया हो, लेकिन हादी के अंदर कुछ टूट सा गया। चाय खत्म करते ही हादी ने चौंक कर कहा, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। फुरकान ने चौंक कर कहा, कहाँ अभी तो? हादी ने बात काटते हुए कहा, नहीं मुझे जाना होगा। वो तेज कदमों से कैफे से बाहर निकल गया। हवा में खनकी थी, मगर उसके दिल में एक अनजानी आग जल रही थी। तो फुरकान की आंखों में भी सजल ही थी। लेकिन क्यों? मुझे ये सुनकर बुरा लग रहा है। आज मौसम थोड़ा गर्म था, धूप निकली हुई थी। अस्पताल के लॉन में चाय का वक्फा था। सजल अपने नोट्स देख रही थी कि इतने में फुरकान आ गया। वो हमेशा की तरह खुश मिजाज था। डॉक्टर सजल, आपको एक बात बताऊं? सजल ने चौंक कर कहा, जी कहिए। कल मैंने मीरा हादी को बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है, और तुम यकीन करो, उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। जल गया वो, जल को कड़ा। फुरकान ने धीरे लहजे में कहा, क्या वाकई? सजल ने हैरानी से आंखें फैलाई। जी हाँ, वो यही सोच रहा है कि जिस लड़की को मैं बात कर रहा हूँ तो। फुरकान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। सजल ने हंसी रोकने के लिए लबों पर हाथ रख लिया। अच्छा, तो मतलब सर को बुरा लगा? बिल्कुल, फुरकान ने कहका लगाया। तो क्यों ना अब हम मिलकर उसे थोड़ा और जलाएं? सजल ने शरारती अंदाज में कहा। आइडिया बुरा नहीं है, आखिरकार किसी को तो मजा चिखाना है ना। हादी मरीज की फाइल देख रहे थे जब अचानक उनकी नजर सामने पड़ी। फुरकान और सजल एक साथ खड़े हंस रहे थे। फुरकान ने जानबूझकर सजल के नोट्स पकड़ लिए, उसके करीब झुककर कुछ समझाने लगा। सजल भी बड़ी दिल जमी से सर हिला रही थी और कहके लगा रही थी। हादी के हाथ में पकड़ा कलम जोर से मेज पर बजा। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में अजीब सी बेचैनी जागी। ये दोनों इतने करीब क्यों खड़े हैं? और सजल, ये हंस क्यों रही है यूं? फुरकान ने मौका का फायदा उठाते ऊंची आवाज में कहा, डॉक्टर सजल, आपको पता है आपकी मुस्कुराहट से पूरा दिन अच्छा गुजरता है। शुक्रिया डॉक्टर फुरकान, आप भी बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर सजल ने भी हंसते हुए कहा। ये जुमला सीधे हादी के दिल पे तीर की तरह लगा। उसने फाइल जोर से बंद की और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बाकी सब डॉक्टर्स उसकी अचानक बढ़हमी पर चौंक गए। सजल ने छुपकर उसकी हालत नोट की और दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। जी हाँ सर, अब जरा जलन का मजा तो आप भी ले। हादी के जाते उन दोनों का जोरदार कहका गूंजा था। रात का वक्त था। हॉस्टल के कमरे में बैठी सजल खिड़की से बाहर देख रही थी। सामने आसमान पर छाई हल्की बदली और टिमटिमाते तारे जैसे उसके दिल की कैफियत की आकाश थे। ये मैं क्या कर रही हूँ? उसने आहिस्ता से खुद से कहा। दिल में अजीब सी घुटन थी। मैं तो उस इंसान से अलग होना चाहती, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो फिर क्यों? आज फुरकान के साथ बात कर रही थी और मीर हादी ने देखा तो मुझे सुकून ना मिला। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद कर गई। क्या ये मेरे अंदर की औरत की आना है, या फिर दिल कहीं ना कहीं उसकी मौजूदगी महसूस करना चाहता है? अचानक हादी की सख्त आवाज कानों में गूंजी। संजीदा हो जाओ डॉक्टर सजल, यह अस्पताल है, कोई खेल का मैदान नहीं। सजल की पलकें भीगने लगी। वो मुझे हमेशा नीचा दिखाता है, और मैं फिर भी क्यों चाहती हूँ किसे परवाह हो? क्यों मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे देखकर मुस्कुराता है, ये मेरे लिए जेलसी महसूस करता है। वो दिल में फैसला करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मुझे मजबूत रहना है, मुझे ये सब खेल बंद करना होगा। मुझे उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए कुछ करना चाहिए। मगर फिर अंदर से एक सरगोशी गूंजती है, या शायद तुम सिर्फ ये चाहती हो कि एक बार वो मान ले कि तुम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है। अगली सुबह ओपीडी में काफी रश था। डॉक्टर्स और नर्सेस सब अपने अपने मरीज देखने में मसरूफ थे। सजल एक बच्चे की फाइल देख रही थी कि सामने से डॉक्टर फुरकान है। डॉक्टर सजल, आपने फिर चाय नहीं पी? आइए, कैंटीन में चलते हैं। फुरकान ने मुस्कुरा कर कहा। सजल हल्का सजद की, फिर जाने क्यों फौरन तैयार हो गई। चले। दोनों साथ साथ कैंटीन की तरफ बढ़ने लगे।
फुरकान हंसी मजाक करता रहा और सजल भी इस बार गैर मामूली खुशदिली से जवाब देती रही। कभी वो अपनी कलाई से लटकी पेन को घुमाती, कभी हंसते हुए फुरकान के जुमले पर नजरें झुका लेती। दूर कॉरिडोर के कोने में खड़ा मीर हादी ये सब देख रहा था। उसकी नजरें सख्त और जबड़े भीजे हुए थे। क्या जरूरत है इतना कहका लगाने की? और ये फुरकान भी हर वक्त चिपक कर रहता है। सजल ने एक लम्हे को महसूस किया कि हादी की नजर उस पर जमी है। दिल में अजब सा सुकून उतर गया। हाँ, उसे बुरा लग रहा है तो फिर मुझे क्यों अच्छा लग रहा है? फुरकान की बात पर और भी जोर से वो हंसी, जैसे मीर हादी की जलाकर वो राख कर देगी। हादी ने गुस्से से फाइल बंद की और फिर तेज कदमों से वार्ड की जानिब बढ़ गया। उसके चेहरे पर वही रवायती संजीदगी थी, लेकिन दिल में आग सी भड़क उठी थी। ये लड़की आखिर चाहती क्या है? सजल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, मगर साथ ही साथ खुद से सवाल भी कर रही थी कि ये सब करके मैं आखिर साबित क्या करना चाहती हूँ? मैं तो आजाद होना चाहती हूँ ना। फिर क्यों उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर मुझे इत्मीनान मिल रहा है। शाम ढल रही थी। वार्ड की लाइट्स चल रही थी। कॉरिडोर सुनसान था। सजल एक मरीज की फाइल लेकर जा रही थी कि अचानक मीर हादी उसके सामने आ खड़ा हुआ। मेरे साथ आइए। उसकी आवाज सख्त थी, मगर आंखों में कोई और भी जज्बा छुपा था। सजल ने चौंक कर देखा, लेकिन कोई बहस नहीं की। हादी ने स्पार्ट लहजे में कहा और उसे स्टोर रूम की तरफ ले गया। तुम हर वक्त उस फुरकान के करीब क्यों रहती हो? दरवाजा बंद होते ही उसे दीवार के साथ पिन करते उसने जब्त खोते हुए कहा। सजल ने चौंक कर कहा, डॉक्टर हादी, आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। हादी की आंखों में तेज शोले भड़के और उसके और वो करीब आया। काम से काम? जब तुम उसके साथ हंसती हो तो मेरा दिल जलता है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सजल की सांस अटकने लगी। क्या मतलब? वो और करीब आया, इतना कि सजल को अपने दिल की धड़कन तेज सुनाई दी। मतलब ये कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन उसे गहरा सांस लिया। मुझे आप पसंद नहीं। सजल ने दो टोक अंदाज में बावर करवाया, जिससे मुझे कभी अहमियत नहीं दी जिसने आज ये सब कह रहा है। सजल ने झटके से हादी की ग्रिप छुड़ाई थी और सख्त लहजे में कहा, छोड़े मुझे डॉक्टर हादी। हादी की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। मीर हादी को सजल से मोहब्बत हुई थी, उस सजल से जो अब एक कामयाब लड़की थी। उस सजल को वो आज भी नहीं जानता था, जिसे 5 साल पहले शादी की रात छोड़ गया था। सजल बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। कमरे में आकर उसका जब्त जवाब देकर वो काफी देर रोती रही थी। डाइनिंग हॉल में नीम अंधेरा था। दादा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। जमीर हादी बारी कदमों के साथ अंदर आए। उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव और आंखों में एक जिद बड़ी आग झलक रही थी। वो सजल को लेकर बहुत सीरियस हो गया था। दादा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दादा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहो बेटा, क्या बात है? हादी ने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। वो मेरे साथ अस्पताल में काम करती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दादा के हाथ से तस्वीर छूटते छूटते बची। उसकी उनकी झड़ियों भरी आंखों में सख्ती उभरी। और जो शादी से पहले हो चुकी है, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी नवासी के बारे में कभी सोचा तुमने? हादी के लब भींच गए। वो निगाहें झुका गया। दादा बोल, शादी एक गलती थी। मैंने उसे कभी बीवी माना ही नहीं। उसे तलाक दे दूंगा। वो आजाद है, जहां चाहे जाए। दादा के चेहरे पर खून उतर आया। उनकी आवाज कड़कड़ कड़कदार थी। शर्म करो हादी, तुम कह रहे हो तुम मेरी नवासी तुम्हारे लिए बोझ है? 5 साल पहले तुमने उसे यूं तनहा छोड़ दिया और आज फिर उसी के हक को रोनने की बात कर रहे हो। वो सख्त खफा हुए। दादा, मैं अपनी जिंदगी अपने फैसले के मुताबिक गुजारना चाहता। हादी ने गुस्से से मुट्ठी भींची। लहजा तलख हुआ। चुप हो जाओ। दादा की आवाज दीवारों से टकराई। मेरे जीते जी तुम्हारी जुबान से एक बार भी तलाक का लफ्ज़ नहीं मैं सुनना चाहता। तुम्हारी बीवी मेरी नवासी और हमेशा रहेगी। हादी का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में जिद और जियत का मिला जुला तूफान था। वो एक लम्हा दादा को देखता रहा, फिर गुस्से पर काबू रखते हुए बोला। दादा की आंखों में आंसू तैरने लगे और बड़बड़ाए, सजल बेटी, ठीक है, आजाद कर दो मेरी बच्ची को। दादा ने जैसे फैसला सुनाया। कमरे में नींद तरीखी थी। दादा और हादी की गुफ्तगू हो रही थी और सजल दरवाजे के करीब मौजूद थी। उसके कदम कांप रहे थे, मगर कानों में हर लफ्ज तीर की तरह प्रवस्त हो रहा था। जब हादी ने कहा कि मैं उसे तलाक दे दूंगा, तो सजल के दिल का बोझ और बढ़ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक साई की तरह दरवाजे के पास खड़ी रही। तो थोड़ी देर पहले ही मीर हाउस आई थी। सीमी, जाओ, हमारी बहू को बुला के लाओ। दादा ने गुस्से से सीमी बेगम को पुकारा। हादी ये सुनते ही चौंक कर खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे कमरे का दरवाजा चरचराते हुए खुला और सजल अंदर दाखिल हुई। उसके आंसू भीगे चेहरे को मजीद
नाजुक और शिकवा बना बना रहे थे। हादी के कदम जमीन में गड़ गए। उसके लब कपकपाए। डॉक्टर सजल, आप यहाँ?" उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। सजल ने कोई जवाब न दिया। "हादी, तुम कहते थे अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हो, लो दे दी तुम्हारी बीवी। आज यही तलाक देकर इस रिश्ते को खत्म कर दो।" दादा की आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंजी। हादी ने चौंक कर सजल की तरफ देखा, जैसे जमीन उसके कदमों से के नीचे से निकल गई। ये आप क्या कह रहे हैं दादा? ये तो वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ।" वो बेयकीनी के आलम में था। "हादी, ये वही लड़की है जिसे तुमने 5 साल पहले शादी की रात ही छोड़ दिया था। ये तुम्हारी बीवी है।" सीमी बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो लड़ते हुए लहजे में बोली। कमरे में खामोशी छा गई। हर आंख सजल की तरफ अटकी हुई थी। वो खामोश खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में शिकवा, दुख और सवालों का समंदर उमड़ रहा था। दादा ने फिर हुक्म दिया, "दो तलाक इसे, मीर हादी, खत्म करो ये रिश्ता।" हादी का वजूद लर्ज उठा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तो जिस लड़की को वो पसंद कर रहा था उसकी बीवी थी? ये इंकशाफ बहुत बड़ा था। "नहीं दादा, नहीं।" उसकी आवाज बारी और लरजती हुई निकली। "मैं इसे तलाक नहीं दे सकता, किसी सूरत नहीं। अब तो मैं इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता।" सजल की आंखों में शिकवा और हैरत की लहर दौड़ी। दिल में एक नया तूफान उठा। यही शख्स जिसने 5 साल पहले मुझे दुत्कारा, आज ये कह रहा है कि मुझे छोड़ नहीं सकता। दादा ने हादी को घूर कर देखा, जबकि सीमी बेगम बेखतर आंसू पोंछने लगी। दादा मुस्कुरा उठे, क्योंकि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका था। मीर हादी सजल की तरफ घूमा। हादी का दिल धड़कना भूल गया। उसकी सांसें बेरब्त हो गई। "सजल, तुम..." वो ठटक कर रह गया। "तुम मेरी..." सजल ने तंजिया हंसी छोड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। "जी हाँ, मैं ही हूँ बदकिस्मत औरत जिसे आपकी बीवी कहलाने का दुख मिला, और आज आप मुझे आजाद करने की बात कर रहे हैं। कैसी आजादी, जिस रिश्ते को आप पहले ही रोन चुके हो?" कमरे में सुनाटा छा गया। हादी की नजरें चुप गई। उसके अंदर तूफान भड़का था। ये वही सजल है, वही जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। आंखों में शिकस्त और दिल में आग थी। 5 साल, 5 साल मैंने अकेले गुजारे, एक लफ्ज पूछने तक नहीं आए, और आज अब मुझे ताने दे रहे हैं। कर दे मुझे आजाद, ताकि मैं भी सुकून से रह सकूं। वो आज दिल का गुबार निकाल रही थी। "अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता सजल, तुम मेरे दिल में बसती हो, मुझे माफ कर दो।" मीर हादी ने शर्मिंदगी से कहा, पर सजल नफी में सर हिलाती कमरे में बंद हो गई। इतनी आराम से तो वो माफ नहीं करने वाली थी। "दादा जान, अब सजल से..." "नहीं मीर हादी, पहले तुमने उसे छोड़ा, अब फैसला सजल का होगा। वो जो कहेगी हम मान लेंगे।" मीर हादी की बात बीच में काट कर दादा भी अंदर की तरफ चल दिए, जबकि मीर हादी ने जोर से हाथ दीवार पर मारा। कमरे में तूफानी खामोशी छा गई। मीर हादी की सांसें बेरफ्त थी, पेशानी पसीने से तर थी। वो अपने कमरे के दरवाजे पर मुट्ठियां बींच कर खड़ा था। अंदर से सजल के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। "सजल, दरवाजा खोलो।" उसे भराई हुई आवाज में पुकारा। कोई जवाब न आया। "मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुनो।" वो बेबसी से दरवाजे पर झुक गया। आंखों में नमी उभर आई। अंदर सजल दीवार से लगी खड़ी थी। आंखों में जल थल और दिल में जख्मों का शोर था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, "बताइए, अब बाकी क्या रह गया? कि आप वजाहत देंगी? 5 साल की खामोशी और तन्हाई का हिसाब कौन देगा?" "मीर हादी..." हादी ने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे, जैसे उसे तोड़ डालेगा। "सजल, मैं गलत था, लेकिन ये हकीकत है कि आज भी तुम ही मेरी दुनिया..." "दुनिया?" सजल ने तंजिया कहका लगाया। "दुनिया तो वो होती है जिसे इंसान संभालता है, जिसकी हिफाजत करता है। आपने मुझे छोड़ा, रोन डाला, और जब सबके सामने हकीकत खुल गई है, तो मोहब्बत जाग उठी।" हादी के लब कपकपाए। उसकी आंखों में कर्क झलका। "हाँ, मानता हूँ, मैंने तुम्हें छोड़ा, लेकिन वो हादी अब नहीं रहा सजल। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ।" सजल के दिल पर चोट लगी, लेकिन उसने अपने आंसू साफ किए और सख्त लहजे में कहा, "नहीं मीरा हादी, अब फैसला मेरा होगा, और मैं जल्दी ही सबको बताऊंगी कि इस रिश्ते के साथ क्या करना है। तब तक आप मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा।" हादी की सांसें जैसे रुक गई। उसने मुट्ठियों को सख्ती से भींचा और दरवाजे से पीछे हट गया। आंखों में शिकस्त, लबों पर बेबसी, और दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि काश वक्त पलट जाए। उसी लम्हे दादा अंदर आए। हादी को देखकर रुक गए और गहरी नजर डाली। "देख रहे हादी, जख्म जब गहरे हो तो मरहम के लिए वक्त दरकार होता है। अब इम्तिहान तुम्हारा है कि तुम सजल का भरोसा लुटाते हो या उसे हमेशा के लिए खो देते हो।" हादी ने झुकी हुई नजरें उठाकर दादा को देखा, फिर आहिस्ते से बोला, "मैं सजल को खोने नहीं दूंगा दादा जान, हर हाल में उसे अपना बना कर रहूंगा।" दादा ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गए। हादी वहीं खड़ा रह गया, दिल में अहद बांधते हुए कि अब की बार वो सजल को हर हाल में मनाएगा। अस्पताल की राहदारी नुमा
कॉरिडोर मरीजों और स्टाफ की आमद रफ्त से बड़ा हुआ था। सफेद रोशनियों में हर चेहरा मसरूफियत और थकन से सजा नजर आ रहा था। सजल हाथ में फाइल लिए तेज कदमों से गुजर रही थी। उसी लम्हे सामने से मीर हादी दिखाई दिया आता हुआ। हादी ने जैसे ही सजल को देखा, दिल की धड़कन बेरब्त हो गई। उसके सामने रुक गया। सजल, उसे मध्यम लहजे में कहा, मगर सजल ने पलके चिपकाए बगैर जैसे सुनी अनसुनी की किया और कदम और तेज कर दे। उसके कंधे से हादी का कंधा जोर सा छुआ, मगर उसने उसका रुख तक ना फेरा। हादी लम्हे भर को सुन हो गया, जैसे इस तनाव उसके दिल में खंजर की तरह लगा। दिन भर दोनों अस्पताल में एक दूसरे के करीब जरूर रहे, मगर सजल ने एक नजर डालना भी गवारा ना की। हादी के लिए दिन काटना दुश्वार हो गया था। शाम ढली तो हादी ने हिम्मत जमा की। वो डॉक्टर रूम के दरवाजे पर आया, जहां सजल अपनी ड्यूटी खत्म करके फाइल समेट रही थी। सजल, हादी की आवाज भारी और संजीदा थी। आज मेरे साथ डिनर पर चलोगे? एक बार, सिर्फ एक बार। सजल ने बगैर देखे नफी में सर लाया। मीर साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। हादी का दिल जैसे टूट गया। वो मजीद कुछ कहता कि ऐन उसी वक्त डॉक्टर फुरकान अंदर आए और मुस्कुराते हुए बोले, सजल, आज एक मेडिकल सेमिनार के बाद डिनर का इंतजाम है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। वहां तुम्हें कुछ नए रिसर्च केसेस देखने को मिलेंगे। सजल लम्हा बढ़ कर रुकी, फिर बगैर तजज्जुब के बोले, जी डॉक्टर फुरकान, मैं चलती। ये सुनकर हादी की सांस रुक गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। कदम आगे बढ़ाते उसने जब्त तोड़ दिया। सजल, तुम कहीं नहीं जाओगी। उसकी आवाज गरजी। सारा कमरा एक लम्हे को साकित हो गया। सजल ने चौंक कर हादी की तरफ देखा। ये क्या तास है आपका? उसने तेज लहजे में कहा। हादी उसके करीब आया, आंखों में जुनून और लहजे में जिद थी। तुम मेरी बीवी हो सजल, और मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी, किसी और के साथ नहीं। डॉक्टर फुरकान आगे बढ़ा। मीर प्लीज, ये अस्पताल है, तुम हद पार कर रहे हो। हादी ने गर्दन घुमाकर गुस्से से डॉक्टर फुरकान को घूरा। तुम बीच में मत आओ फुरकान, ये मामला मेरा और सजल का है। सजल के नक कपकपाए, आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर वो हादी के इस जुनून के सामने टूट कर भी ना टूटना चाहती थी। मीर हादी, उसने बहराई हुई आवाज में कहा, ये रवैया तो मेरे दिल को जख्मी करता है। आपने मुझे कभी इज्जत नहीं दी। हादी का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके बावजूद उसके लहजे की जिद ठस से मस न हो। वो धीरे से बोला, शायद तुम सच कहती हो, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें इज्जत देना सीख जाऊंगा। मगर ये याद रखना सजा, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। कमरे में सुनाटा छा गया। सजल खामोशी से आंखें झुकाएगी। फुरकान ने कोई और बात नहीं की, मगर उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें नुमाया थी। पर सजल हादी को यूं ही छोड़कर जा चुकी थी, जबकि वो अकेला रह गया था। 3 माह बाद लॉन में हल्की हल्की रोशनियों की लड़ियों से सजावट की गई थी। हर तरफ खुशबूदार फूलों की महक फैली हुई थी। घास पर बड़े बड़े सफेद हरूफ में सॉरी लिखा गया था, जिसके इर्द गिर्द सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। हादी ने सब कुछ अपने हाथों से सजाया था। 3 माह की अजियत, तरफ और मुसलसल मुआफी की कोशिशों के बाद वो आज भी लड़ते दिल के साथ खड़ा था। दादा जान, सीमी बेगम और डॉक्टर सोकार और घर के करीबी लोग लॉन में मौजूद थे। सबकी नजरें एक ही सिम चमी थी। सजल जो सफेद लिबास में लॉन में दाखिल हुई, उसके चेहरे पर सुकून और नरमी की लहर थी, मगर निगाहों में अब भी वकार बाकी था। हादी फौरन आगे बढ़ा। दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। वो सबके सामने घुटनों के बल बैठ गए और लड़ती आवाज में बोला, सजल, मैंने तुम्हें रुलाया, तकलीफ थी, तुम्हें वो इज्जत नहीं दी जिसकी तुम हकदार थी। मगर यकीन करो, ये 3 माह मैंने अपनी सब कमजोरियों को पहचाना है। मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगता। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। सीमी बेगम की आंखें नम हो गई। दादा जान ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। डॉक्टर फुरकान खामोश खड़ा बस सजल को दिख रहा था। सजल ने लम्हा बढ़ के तवक्कुफ के बाद धीरे से कहा, मीर साहब, ये सब तो एक प्लान था, आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाने का, आपको सीधी राह दिखाने का। मैं चाहती थी आप सीखें कि रिश्ते इज्जत और मोहब्बत से जीते जाते हैं, जिद और जबरदस्ती से नहीं। हादी के लबों पर कपकपाहट और मुस्कुराहट में बदल गई थी। उसने बेयकीनी से सजल को देखा। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? सजल ने सबके सामने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर नरम लहजे में कहा, हाँ मीर साहब, आज के बाद हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन याद रखिए, ये रिश्ता पे इज्जत, भरोसे और मोहब्बत पर कायम होगा। हादी ने कांपते हाथों से उसका हाथ थाम दिया। आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू तैर गए। दादा जान ने मुस्कुरा कर दुआ दी। सीमी बेगम ने आगे बढ़कर सजल को गले लगा लिया। लॉन की रोशनियों में सोरी के हरूफ के बीच हादी और सजल के दरमियान पहली बार सच्ची मुस्कुराहट और सुकून ने जगह बना ली। और यूं
3 माह की तरफ एक नए सफर की बुनियाद बन गई। सब रुखसत हो गए थे। दादाजान जान गए थे कि अंदर जा चुके थे। सीमी बेगम मुस्कुराते हुए सजल को प्यार करके कमरे की तरफ बढ़ गई और डॉक्टर फुरकान भी खामोशी से रुखसत हो गया। लॉन अब खामोश खाली था। बस ठंडी हवा और रोशनियों की मध्यम चमक बाकी थी। हादी और सजल एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के लबों पर हल्की मुस्कुराहट, मगर दिल की धड़कन बहुत तेज थी। हादी आहिस्ता से बोला, सजल, ये 3 महीने मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। हर लम्हा लगा जैसे सांस भी तुम्हारे बिना अधूरा है। सजल ने नजरें झुका ली। दिल चाह रहा था कि रो दे, मगर होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। आपके जुनून ने मुझे डराया भी था, लेकिन आपकी तरफ ने मुझे यकीन दिलाया था कि आप बदल सकते हैं। मीर साहब, वैसे इंतजार मैंने भी बहुत किया। हादी ने कदम बढ़ाया, उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से सजल की कलाई को थामा। अब मीर साहब ने सिर्फ तुम्हारा हादी। सजल के गाल सुर्खी से भर गए। उसे हादी की आंखों में दिखा वहां शिद्दत भी थी, मगर इस बार नरमी और मोहब्बत भी गालिब थी। अगर आज भी मैं कहूँ कि मुझे वक्त चाहिए तो, सजल ने आहिस्ता से कहा। हादी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो मैं सारी उम्र इंतजार करूंगा, मगर दिल कहता है कि तुम यही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। सजल के लब कपकपाए, वो मजीद कुछ न कह सकी। हादी ने धीरे से उसका हाथ अपने दिल पर रखा। ये धड़कन देखो, ये अब हमेशा तुम्हारी अमानत है। हवा ने हल्की सी सरसराहट, सजल की पलकें झुक गई और वो शर्मा कर खामोश रही। हादी ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर नरमी से लपट दी। लॉन की मध्यम रोशनी में लम्हा उन दोनों के दिलों में अमर हो गया। ऐसा लम्हा जो मोहब्बत की एक नई शुरुआत का वादा था। मीर हादी ने जो हमाकत की थी, उसकी सजा 3 महीनों में मिल गई थी। सजल ने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि वो अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से गुजारना चाहती थी।